तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं और त्यागी जी पहला प्रश्न आप ही से है। ये कौन है भस्मासुर, कौन है? वो कह रहे हैं दो नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। जिस पार्टी के नेता को इतनी सीटें लोकसभा में मिली उनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। हाँ, हरकतें तो ऐसी हैं उनकी। मुझे लगता है किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए इसमें। और जिस तरह के उनके कार्यक्रम रहे हैं, जिस तरह की उनकी चीजें रही हैं, जिस तरह की उनकी भाषा रही है, भाषा के मठाधीश और माफिया एक ही बात है, एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर कोई मठाधीश को इस तरह की बातें करता है तो मैं मानता हूं इस देश के सभी मठों का अपमान है, इस देश में सभी मठाधीशों का अपमान है, इस देश में मठों की जो स्थापना है उन करने वाले आदि शंकराचार्य का अपमान है। इस देश में हर एक मठाधीश और मठ ने इस देश के लिए क्या क्या काम किया है ये देश जानता है। लेकिन हम मठाधीशों पर अगर हम बुलडोजर चला रहे हैं यहां पर जितने भी माफिया हैं उन पर, तो इनको लगता है कि मठाधीशों को ही माफिया कह दो। मैं मानता हूं कि भाषा की शुरुआत इनसे है और इनके लिए बस वही 4 लाइनें हैं कि तू गिरा तो ऐसा गिरा कि गिरते हुए ने गिरते हुए बोला कि इतना भी नहीं गिरना था भाई। इस देश में संतों को हम पूजते हैं, हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों को मानते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। आपको याद होगा इस देश में अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर कई बार काफी सारी टिप्पणी की है। लेकिन जब इसी देश में मेरे देश के प्रधानमंत्री उन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। होता है भाई, वो गुरु हैं हमारे, सम्मानित हैं, उनके बारे में कोई कुछ भी कहता है या वो कुछ भी कहते हैं तो पलटकर हम उनको गालियां नहीं देते। तो अगर कोई मठाधीश किसी राज्य का, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो आप उनको माफिया नहीं कह सकते। चलिए आते हैं आपके पास अनुराग जी, उन्होंने खुद ही बहुत संक्षेप में अपनी बात कही। उम्मीद करते हैं कि आप भी कहीं पर पूर्ण विराम लगाएंगे अपनी बात में। ये देखिए आज ही का उनका पोस्ट है अखिलेश बाबू का। योगी मठाधीश सीएम है, फोटो में माफिया कौन लगता है, मैं या सीएम? भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। धूर्त जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है क्या? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है इस देश के अंदर में, वो भाषा की मर्यादा खो गई है। किसने ये शुरुआत की? कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपो शीतल होए। तो कम से कम वाणी तो अच्छी बोलनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? अपने ही देश के लोग हैं, अपना ही खून है, उन्हें आप संबोधित कर रहे, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, उनसे कह रहे हो कि आप बबुआ। बताइए, आप ये भाषा है? पूर्व मुख्यमंत्री बराबर की बात है। आप मुख्यमंत्री देखिए, मैं बीच में बोला नहीं, देखिए आप बीच में बोलने की परंपरा है तो बताइए, फिर मैं बोलूंगा, फिर बोलिए। बीच में परंपरा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार। हमने इनकी बात को सुना, जब हमने बोलना शुरू किया इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आना चाहिए कि आपकी भाषा शैली कैसी है, आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हो एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। और आप खुद मुख्यमंत्री हैं तो आपकी भाषा होनी चाहिए जनता के भले के लिए। तो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहने के लिए कि वो 12 बजे उठते हैं, जैसे लगता है कि बाहर दरवाजे पे सब बैठे रहते थे, कब उठ रहे हैं जरा हम देखें कितने बजे उठे हैं। इसके मतलब जो 12 बजे खुद उठते हैं उनको दूसरों का 12 बजे उठा हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे जितनी बजे आप उठोगे उतने बजे आपको दुनिया उठी नजर आएगी, जितनी देर तक आप सोते रहोगे उतनी देर तक आप लगेगा दुनिया सो रही है। सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि वो समाज के ताने बाने को जो तोड़ना चाहती है। वो सोचती है कि देखिए आप 33 सीट पे सिमटे हो, किसने आपको दिया है? जनता ने 33 सीटें दी उत्तर प्रदेश में आपको, हमें 43 सीटें दी। क्यों दी? क्योंकि हम जनता की बात कर रहे थे। आप विकास की बात करो ना मंच पे खड़े होके, आप भले की बात करो ना, किसी की उन्नति की बात करो ना, आप बात करो ना किस तरह से अत्याचार आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है, किस तरह से यहाँ क्या इनकाउंटर करके आप देश के अंदर में नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? क्या बुलडोजर चला के कानून व्यवस्था ठीक करना चाहते हो? अगर बुलडोजर ज्यादा चल रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है। अगर इनकाउंटर ज्यादा हो रहा है तो इसके मतलब आपके यहाँ चोर डकैत पैदा हो रहे हैं। इसके बारे में आप सोचोगे नहीं तो कौन सोचेगा? आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और आपके सत्ता और सरकार में इस तरह का अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर में, और आप आरोप किस पे लगाओगे? पिछले की सरकार पे। इसके मतलब आपने ऊपर आप कोई आरोप लेना नहीं चाहते। तो मेरा तो सीधा सा मानना है अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी रास्ता भटक। एनकाउंटर में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं, जाति क्यों देखने लगते हैं? वो कह रहे हैं कि उसमें भी जाति खोजते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब तो मिलेगा नहीं, अब मैं बता रहा हूं आपको। ये बताइए, अगर आप सुल्तानपुर देखते हैं कि मंगेश यादव को मारा गया। बोल तो रहा हूं सुल्तानपुर में घटना हुई। सुल्तानपुर की घटना में एक जो मुख्य आरोपी था, मुख्य आरोपी जिसमें कई सारे गंभीर मुकदमे हैं, FIR हैं, उसको आप सरेंडर करवाते हो, वो सरेंडर करता है। एक 20 साल का लड़का, चूंकि वो मंगेश यादव है, पहली बार उसके ऊपर उसमें मुकदमे भी नहीं, आपने 2 दिन पहले आधी रात को उस पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया। और आपने माफियाओं के घर देखे होंगे,
आलीशान घर होते हैं, संगमरमर के घर, आलीशान कोठी बनी हुई, 500 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और आपने रास्ते में चलते हुए उन माफियाओं को देखा होगा कैसी मर्सिडीज उनके यहाँ चलती। मैं बता रहा हूं, मंगेश यादव का घर कितना बड़ा था, एक झोपड़ी जिसमें खाने को बर्तन नहीं, उसको आप बता रहे हो देश का सबसे बड़ा माफिया करके आप एनकाउंटर कर दे रहे हो। ये अन्याय नहीं है तो क्या बताइए आप, ये अन्याय नहीं है तो क्या है? ये अच्छा, एक चीज बताइए, कितने लोग सहमत हैं कि माफिया और जो गैंगस्टर्स होते हैं और बलात्कारी, जरूरी है कि उनका घर कोई बिल्कुल 5 स्टार जैसा ही होगा? कोई गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? अच्छा, गरीब गैंगस्टर नहीं हो सकता क्या? बताइए। गरीब अब मुझे अतीक अहमद का अभी एग्जांपल दे रहा हूं। रुकिए। अतीक अहमद को जिसने गोली मारी, गरीब गैंगस्टर आप लोगों ने बारी-बारी ये गरीब गैंगस्टर ये बीजेपी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, दो वक्त की रोटी नहीं खा अच्छा, एक चीज बताइए, आप उसको गैंगस्टर बताओगे? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है क्या? आपको गरीबों को गैंगस्टर बता दोगे आप? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी उसके घर में 2 कमरे भी नहीं है, वो गैंगस्टर है कि नहीं है? वो गैंगस्टर है कि नहीं है? हाँ, नहीं बोलो, जल्दी बोलो भाई, बताओ। क्या है? अतीक अहमद को जिसने गोली मारी वो गैंगस्टर है कि नहीं है? इसके मतलब गैंगस्टर है कि नहीं है? यानी कि गरीब से मतलब नहीं होता, कोई किसी गोली मार देगा। बलात्कारी का मतलब गरीब से नहीं होता, किसी के घर में कोई नहीं हो सकता। हालत हो गई है, मतलब किसी को गोली अरे बीच में मत बोलिए प्रभु प्लीज। अरे इनको फुल स्टॉप ला के देना कोई। अरे प्लीज सवाल पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं? आपकी तरफ देख के बोले ना, मत रुक जाइए ना सर, वो देख रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा, किधर देख रहे हैं पूछिए। आप सिर्फ मुझे देखिए, आप भी मुझे तो आपको देख रहा हूँ, ये मुझे देखना दिक्कत ही है, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा है। थैंक यू। देखिए, एक विशेष बात साफ है यहाँ पर, जिस तरह की चीजें हैं, जिस तरीके से बात बोल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ गैंगस्टर्स में ही जाति नहीं ढूंढी है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको हर जगह जाति दिखाई देती है। ये मुख्यमंत्री की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये गैंगस्टर्स की भी जाति ढूंढ लेंगे, ये बलात्कारी की भी जाति ढूंढ लेंगे। अभी तो फिलहाल उन्होंने एसटीएफ की भी जाति ढूंढ ली। वो एसटीएफ को कहते हैं कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो विशेष जाति से है, जबकि वहां पर ओबीसी भी है, एससी भी है, एसटी भी है। लेकिन प्रॉब्लम है इनकी, मैं मानता हूं कि जाति से निकलने की इनको आवश्यकता है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में विशेष कोई ऐसी स्थिति बनी ही नहीं है कि जहां जाति को देखकर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को काटा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन जाति के आधार पर हम किसी को छोड़ने वाले भी नहीं हैं। और चाहे वो कोई भी हो सकता है कि अनुराग भदौरिया और इनके नेताजी आजकल मानसिक स्थिति से ऐसी गुजर रहे हैं जहां पर हर जगह उनको जाति नजर आ जाती है, मुख्यमंत्री की, बलात्कारी की, आतंकवादी की। लेकिन हमारे लिए कोई जाति नहीं है, ये ढूंढते रहेंगे। 5 सेकंड दूंगा तो आप मेरा इनके सवाल भी ले माइक बंद कीजिए 5 सेकंड। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे चचा जान। अच्छा बताइए, अगर मेरे चाचा हैं, मेरी बुआ है, मेरे मौसा है, मेरे मामा है, मेरा भाई है, तो क्या मेरा गुनाह होता है क्या इस देश के अंदर में? चाचा होना गुनाह है क्या? चाचा होना गुनाह है क्या? अगर मेरा चाचा है, अंजना जी, अगर परिवार होना गुनाह है तो बताइए, आप लोग का परिवार नहीं है क्या? परिवार होना गुनाह होता है क्या? भाई होना गुनाह, चाचा होना गुनाह, बुआ होना गुनाह, मामा होना गुनाह। कमाल की बात करते हैं ये लोग, परिवार में भी भेदभाव लगा रहे हैं। दुबे जी मोर्चा संभालिए जल्दी से। देखिए, ये जो लड़ाई चल रही है, आप लोग भी बगल में होकर देख रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से मर्यादित भाषा है। क्या भेड़िया जैसे शब्द का इस्तेमाल करना अखिलेश बाबू की तरफ से, धूर्त जैसा साधु संतों के साथ, क्यों साधु संतों पर क्यों आप एक आदमी है उस पर हमला कीजिए? नहीं, देखिए, आचारहीनम न पुनंति वेद, वेदों में कहा गया है कि जो आचरणहीन है उसको वेद भी पुनित नहीं कर सकते। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, मगर कहाँ लगी हैं आप? ये झगड़ा है ही नहीं अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी में, नहीं है ये विवाद। ये विवाद है मोदी जी और आदित्यनाथ जी में, ये विवाद है केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी में, क्योंकि 44 सीट हार गए मोदी जी और आदित्यनाथ जी। मोदी जी को शक होता है कि आदित्यनाथ जी ने चुनाव हरा दिया, और आदित्यनाथ जी को शक हर दिन होता है, रोज सुबह उठते हैं और लगता है कुर्सी गई। अब ये 10 सीटें स्टेक पर है, ये 10 सीटें नहीं है, आदित्यनाथ जी की कुर्सी स्टेक पर लगी। इन 10 उपचुनाव में कमेटी गठित की आदित्यनाथ जी ने, बताइए केशव प्रसाद मौर्य के किन लोगों को लिया? वहां बड़ी बड़ी सुर्खियां बनती है कि इस गुट को दरकिनार कर दिया गया। तो ये लड़ाई सत्ता की भूख की है। बात रही जो माफिया और गुंडों पर, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परिभाषा दे दी। मैं हतप्रभ था सुनकर, उन्होंने गरीबों को गैंगस्टर परिभाषित कर दिया। अरे साहब, देश के गरीब होना जुर्म हो गया प्रधानमंत्री जी, जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें गैंगस्टर बना रही है। और एक मुसलमान आदमी का नाम लिया कि देखिए उसको एनकाउंटर करने वाला गैंगस्टर, उसके पहले तो उस पर कोई अपराध भी नहीं था, गैंगस्टर तो दूर। वो एक कहानी अलग है। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बना दिया आदित्यनाथ जी आपने कि किसान अगर फसलों के समर्थन मूल्य की मांग करे तो आपके संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री का पुत्र, जिस पर आरोप लगे कि वो गाड़ी चढ़ा देगा, उनको निर्ममता से मार देगा, वहां लहू लुहान आप किसानों को कर देंगे। क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का आपने? देखी तो सही, उत्तर प्रदेश की बेटियां महफूज है। कहते हैं कि 9000 मुठभेड़ हुई 7 साल में, 9000। मैंने अनुमान लगाया एवरेज 4। मतलब आज भी 4 अपराधी ऐसे जो गोलीबारी कर रहे हैं, तो फिर ये अपराध खत्म कहां हुआ आपसे?
एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां महिलाओं पर सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं, किसी दूसरे प्रांत में नहीं होते। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्टिफिकेट अमित शाह साहब दे रहे हैं। 79,000 बेटियों का अपहरण हुआ है आदित्यनाथ जी आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। 21,455 बलात्कार, 2,88,000 बेटियां अपराधियों का शिकार हुई। नींद कैसे आती है आपको मुख्यमंत्री जी? आप बताइए, जब आपके एक नेता पर आरोप लगते हैं, हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां आरोप लगाती है, उसको दंड देने की अपेक्षा ब्रजभूषण शरण सिंह को, हमारी बेटियों को दिल्ली के दरवाजे पर तड़पा तड़पा कर मानते, तो फिर क्यों तुमको ये जनता जिता दे? हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है आदित्यनाथ जी का राज्य उनकी सत्ता की सरपरस्ती में सबसे पीछे। हेल्थ इंडेक्स में सबसे नीचे कोई राज्य है तो वो है। 28 जिले ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीने के लिए मजबूर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग की रिपोर्ट। मलुक नागर साहब, क्या ढिशुम ढिशुम करते रहो 10 सीटों के उपचुनाव के लिए? असल मुद्दों से दूर होती जा रही है सरकार यूपी की। देखिए अंजना जी, अगर पार्लियामेंट की व्यवस्था देखें या देश के सब प्रदेशों की विधानसभाओं की व्यवस्था देखें, दो पक्ष होते हैं, एक सरकार और एक विपक्ष। और सरकार में रह के कितना भी कोई अच्छा काम कर ले, हमेशा अमेंडमेंट आते हैं बिलों में और ये काम इससे बेहतर हो सकता है, उस पर चर्चा होती है। तो आज देश में और प्रदेशों में और खास करके यूपी की जो चर्चा चल रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, अगर उनमें लिस्ट निकाल करके विपक्ष के लोग और उनमें उजागर करें कि पिछली सरकारों ने ये अच्छे काम करे, ये सरकार ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, उसको छोड़ के एक ऐसी चर्चा हो रही है जो पूरे विश्व में, जहां हमारे देश का और देश के सबसे बड़े प्रदेश का उत्तर प्रदेश में कि ऐसी छवि बनती जा रही है। ये हो क्या रहा है? कुछ का कुछ, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ चर्चाएं हो रही है। किसानों पे चर्चाएं नहीं, बेरोजगारी पे चर्चाएं नहीं, नौजवानों पे हमने पिछली सरकारों में ये करा, ये सरकार ये गलत, ये कमियां रह गई हैं, इसको ऐसे इंप्रूव करा जा सकता नहीं। केवल मात्र ऐसी चीजें लाई जा रही हैं कि किसी भी तरह मीडिया का ध्यान खींचा जाए और वो चर्चा का विषय बने। और देश हित और प्रदेश हित में जो काम होना चाहिए सरकार तो मैक्सिमम कर रही है, तो विपक्ष का जो काम है कि उनमें कमियां निकाल करके आगे ला करके बताएं। संतों की तरह बात कर, इधर से आप आ जाइए और आप आ जाइए। 4 लोग सिर्फ जल्दी 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 पूछे। आप पूछे, क्या है आपका प्रश्न? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी प्रवक्ता से कि वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, पर आप खुद धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे कि आपने वोट लेने के लिए अयोध्या राम मंदिर का इस्तेमाल करा, तो आप कांग्रेस को कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ वही जाति? जवाब दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और उनके मंदिर का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। वो हमारी आस्था का विषय था, आज है, अब से 500 साल पहले था और अब से 500 साल बाद रहेगा। वो वोट में पिरोकर ये सब लोग देख रहे हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। मुझे लगता है उसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उससे कोई प्रभावित होता है तो इसमें कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी प्रभावित होना चाहिए। जल्दी से छोटे छोटे सवाल नहीं, रुक जाइए, जल्दी से। इनको हरा दिया। मेरा सवाल सर से है कि सर, आप हर बार इस पर्चे को लेके आते हैं कि इतनी चीजें आई, कभी आप सॉल्यूशन के साथ क्यों नहीं आते? विपक्ष होने के नाते है ही नहीं। जब आप सरकार में थे तब भी सॉल्यूशन नहीं था, अब है, अब भी सॉल्यूशन नहीं है। सर, दूसरी बात आपने कहा कि गरीब को गैंगस्टर बता दिया। सर, ये गरीब जब गैंगस्टर बनता है ना, जब उसको शह दी जाती है तब वो अमीर बनता है। स्टार्टिंग वो गरीब से ही करता है, इसका मतलब ये नहीं सभी गरीबों को गैंगस्टर बोल दिया। अच्छा, ये अच्छा कि आपने सवाल मुझसे पूछा, सरकार से नहीं पूछा, जवाब उनके पास है। बाप रे, क्या करती हैं आप? नाम क्या है? मैम, मैं पीजी कर रही हूँ जर्नलिज्म में। अच्छा, आपको बीजेपी की एजेंट लग रही होंगी। मैंने नहीं कहा, अभी आपने बोला ना अधिकार, मैंने कहा कि मुझसे किया। उसका सवाल है, पूछने तो दीजिए ना। मैंने कहा सरकार के पास जवाब नहीं है। अच्छा हुआ मुझसे पूछा, ये बात कही मैंने। बोलिए। हर सवाल का स्वागत। छोटा छोटा जवाब जल्दी से। देखिए, ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात की, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी सोई नर पवसी नरक अधिकारी। राम जी कहते हैं कि उस राजा को नरक का अधिकारी बना देता हूं जिसके राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े। ये अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। आरोप लगाते थे कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया, राम के भक्तों पर गोलियां चलाई भारतीय जनता पार्टी। आज जानते हैं राम सवाल क्या था? ट्रस्ट का मेरा सिलेबस कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और है। सपा के खिलाफ बोल रहे हैं, भदौरिया साहब के अपने साथी के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए। गैंगस्टर, मैंने कहा कि इतना बड़ा आरोप गरीबों पर लगा दिया गैंगस्टर, कि गैंगस्टर गरीब होते। दूसरी चीज मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं जो लोगों को जानना चाहिए,
नपेंद्र मिश्र राम मंदिर की समिति के प्रमुख हैं, जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि उन्होंने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जल्दी से सर, मेरा सवाल आपसे है। मैं जानना चाहता हूं कि विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन किया है। सर, क्या जरूरी है किसी को जस्टिस चाहिए तो वो मतलब किसी पार्टी को ही ज्वाइन करेंगी? उनको जस्टिस तो वैसे भी मिल सकता था, बट उन्हें पार्टी ही ज्वाइन क्यों की? सर, तो क्या बात? ये प्रजातांत्रिक अधिकार है और बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपके प्रश्न के लिए साधुवाद। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि न्याय दे देते उन पहलवानों को। वो तो आई थी दिल्ली के दरवाजे पर और प्रधानमंत्री जी तो पहले नाम से पुकारते थे, नाम लेना तक नहीं उचित समझा। तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा में समझती है उसी में जवाब देना होगा। मैं राजनीति में परास्त करके दिखाऊंगी और ये संदेश समाज में दूंगी कि मेरे साथ न्याय नहीं किया, अब मैं खुद न्याय देने के। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसा कि आपने अभी कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, तो लोग इन चीजों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, क्या हम कोई भी आम व्यक्ति से कह सकते हैं कि आप ऐसा करें? मैं भी खुद यूपी से बिलोंग करती हूँ, मैंने देखा है कि ये बहुत कम हो गया है। पहले मेरे गाजियाबाद में अगर 9 बजे भी लड़की जाती थी तो उसके साथ उसके पेरेंट्स जाते थे। आज लड़कियां 2-2 बजे भी जॉब करके अपने घर पे सेफ आ रही हैं। आज हालत यह है कि योगी जी ने, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बांटा था, बांट के गए नहीं थे, स्मार्टफोन लेके निकला बाहर तो लूट लिया गया। अब बताइए, थोड़ी देर नहीं हुई और लूट गया। मेरी बात सुनो, मैं अभी किसी दूसरी बात, जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर बढ़ा है ये योगी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, इसके पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था। लगातार महिलाओं की रोज घटनाएं आती हैं कि आज यहाँ मैं कितनी घटनाएं गिना दूं, चाहे एम्बुलेंस की घटना ले लें, चाहे लखनऊ की घटना ले लें। उनका एक्सपीरियंस कुछ और था। जल्दी मेरा सवाल त्यागी सर से है कि अभी बीएचयू IIT BHU में एक रेप की घटना सामने आई, उसमें जो लड़का था वो सर बीजेपी IT सेल का था। अगर बच्ची का जवाब यही है, ये बीजेपी IT सेल वाले हैं। आप बोल लीजिएगा, ये बोल ले या आप, मैं चली जाती हूँ सर। सवाल हो गया उनका, समझ में आ गया। नहीं, उनको बोलने दीजिए। जैसे आपको बोलने का शौक है, बाकियों को भी है, उनको अभी पूरा हो जाए प्लीज सर। तो IIT BHU में जो लड़का था वो बीजेपी IT सेल का है और अभी वो बरी घूम रहा है। जब पार्टी में ऐसे लोग हैं तो वो देश को और प्रदेश को कैसे सुरक्षित करेंगे? पहली बात तो बहुत बढ़िया, ये तालियां बजा रहे हैं फिर से। पहली बात तो वो बरी नहीं हुआ, ये बिल्कुल झूठ बात है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक इन्होंने लगातार इस चीज की, हम तो इस चीज की वकालत नहीं करते। हम कहते हैं कि कोई भी बलात्कारी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसको जेल में होना ही चाहिए। लेकिन इससे उधर वाले जो है वो तो जो बलात्कारी है, उसको चुनाव लड़ा रहे हैं, कश्मीर से चुनाव लड़ा रहे हैं, बलात्कारियों को खड़ा हुए के अंदर। अभी जो है डेटा गिना रहे थे उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसी बलात्कारी को लेकर चुनाव लड़ा रहे हैं। बुलडोजर चलाया, मैं बिल्कुल चलना चाहिए। मैं कहता हूं अवैध निर्माण पर बुलडोजर आपने बनाया हुआ है कि नहीं? बुलडोजर चला नहीं, अगर बुलडोजर निर्माण बनाया होगा तो ही बुलडोजर चलेगा ना। बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलता है।